अध्याय 7 क्रांति के नाम पर। बिहार को प्राचीन भारत का हृदय स्थल माना जाता था, लेकिन आजकल इसे एक बदबूदार कफ समझा जाता है। द इकोनॉमिस्ट 2005। भाग 1। बिहार ने क्या खोया है। 2005 में नीतीश कुमार के बिहार की कमान संभालने के 2 साल बाद उनकी सरकार ने बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश की। ये देश में किसी भी राज्य द्वारा प्रस्तुत पहली ऐसी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में शामिल विशाल आंकड़ों और विश्लेषणों में सबसे दिलचस्प निष्कर्ष ये था कि बिहार देश के सबसे अधिक वेतन पाने वाले राज्यों में से एक था। बिहार में एक राज्य सरकार के कर्मचारी का औसत वार्षिक वेतन 1.8 लाख रुपये और एक केंद्र सरकार के कर्मचारी का 1.21 लाख रुपये अनुमानित था। विडंबना यह है कि रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिहार लगभग सभी मानव विकास सूचकांक HDI मानकों पर अन्य राज्यों से पीछे है और बिहार का HDI राष्ट्रीय HDI से 20% कम है। बिहार आजादी के बाद से कभी भी एक अग्रणी राज्य नहीं रहा है, जिसके कई कारण रहे हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, उद्योगों या उनके लिए अनुकूल वातावरण का अभाव और इसकी स्थलरुद्ध भौगोलिक स्थिति। हालांकि 1990 से 2005 तक का समय विशेष रूप से कठिन रहा, न केवल नीतिगत विफलताओं या दोषपूर्ण आर्थिक मॉडल के कारण, बल्कि राज्य तंत्र की अपने नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को जानबूझकर कमजोर करने के कारण भी। सत्ता में आने के बाद लालू प्रसाद यादव के शुरुआती बयान और कार्य बिहार के हर भेदभाव या उत्पीड़ित व्यक्ति की आकांक्षाओं से मेल खाते थे। उनकी शासन संबंधी पहल, हालांकि अभिनव और हाशिए पर पड़े लोगों को लक्षित थी, निरर्थक साबित हुई। ऐसी ही एक पहल थी शेपर्ड स्कूल, जिसने 1990 के दशक के अंत तक मजाक का पात्र बनने से पहले यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान आकर्षित करने के चक्र से गुजरा। इस और इसी तरह की अन्य पहलों की विफलता का एक प्रमुख कारण लालू प्रसाद यादव का उन्हें समर्थन और संचालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचा बनाने में रुचि न होना था। लालू ने अपनी राजनीतिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय प्रक्रिया के जरिए राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को जानबूझकर कमजोर किया। वे राज्य मशीनरी को कमजोर करने के परिणामों और मौजूदा व्यवस्था के मनोबल और दक्षता पर इसके प्रभाव को समझते थे। हालांकि यह उनका अपना चुनाव था, अपने मतदाता वर्ग को संतुष्ट और संगठित रखने की एक अतिरिक्त कीमत। विद्वानों ने अक्सर लालू की सिर्फ एक राजनेता होने के अलावा प्रशासन करने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। हालांकि ये कभी भी क्षमता का मुद्दा नहीं लगा, बल्कि ये जानबूझकर रचे गए कुशासन का दौर था। बाद में UPA 1 के दौरान रेल मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने साबित कर दिया कि वे प्रशासन भी चला सकते हैं। उन्होंने कई पहल शुरू की, जिनमें से कुछ उनकी अनूठी शैली में थी, जैसे ट्रेनों और स्टेशनों पर चाय परोसने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कपों की जगह कुल्हड़ का इस्तेमाल। उनके नेतृत्व में रेलवे एक घाटे में चल रही संस्था से 38,000 करोड़ रुपए के कुल लाभ में चल रही संस्था बन गई। 220 लालू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय और वॉर्टन स्कूल जैसे वैश्विक संस्थानों ने उनकी प्रबंधन शैली पर बोलने के लिए आमंत्रित किया था और इस परिवर्तन पर केस स्टडी भी लिखी गई थी। हालांकि 2009 में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वित्तीय विवरणों में हेराफेरी के आरोप सामने आए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट में लालू के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में रेलवे के प्रदर्शन में गिरावट का संकेत दिया गया था। लालू को एक गंभीर प्रशासक मानने में बहुत देर हो चुकी थी। बिहार में उन्होंने हर बिहारी के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हुए अपूरणीय क्षति पहुंचाई थी। राज्य सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक तंत्र को कमजोर करने का प्रभाव केवल उसके राज्य कार्यक्रमों की अक्षमता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि राज्य को उपलब्ध धन के कम उपयोग की सीमा तक भी था। यह अनुमान लगाया गया है कि 1997 और 2000 के बीच बिहार ने धन के कम उपयोग के कारण अपनी केंद्रीय योजना सहायता का 5वां हिस्सा खो दिया। वास्तव में इसी अवधि के दौरान केंद्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए बिहार की उपयोग दर देश में सबसे कम थी। ये देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। फिर भी यह अपने पास उपलब्ध धन का सही उपयोग नहीं कर पाया। संतोष मैथ्यू और मिक मूर द्वारा लिखे गए एक शोध पत्र में उन प्रमुख असामान्य प्रथाओं की व्याख्या की गई है जिनके कारण 1990 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में सार्वजनिक धन का इतना कम उपयोग हुआ और राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन खराब रहा। इसके 4 कारण हैं। निर्णय लेने का केंद्रीकरण। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया जटिल थी।
इसका मतलब था कि संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री द्वारा सामान्य अनुमोदन के अलावा प्रस्तावों को नौकरशाहों की एक समिति द्वारा जांच के लिए और फिर योजना मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाता था। निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर व्यय के लिए अनुमोदन सीमा बहुत कम थी। अनुमोदन के कई स्तरों ने स्थिति को और बदतर बना दिया। केंद्रीकरण का स्तर इतना चरम पर था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायालय आयुक्त ने एक एकीकृत बाल विकास योजना ICDS जनहित याचिका PIL की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है, जिसके परिणामस्वरूप धनराशि जारी करने में 4 से 6 महीने की देरी होती है। इस नियम को हटाने से वित्तीय आवंटन में तेजी आएगी, जिससे क्षेत्रीय कर्मचारियों को अगली किश्तों का उपयोग करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिलेगा। राज्य में रिकॉर्ड रखने की खराब स्थिति, जिसके कारण राज्य के खिलाफ अत्यधिक मुकदमेबाजी होती है। सरकारें और नौकरशाही दस्तावेजीकरण की कसम खाते हैं। हालांकि बिहार में 1990 के बाद अभिलेखों के रखरखाव का स्तर काफी खराब हो गया। सरकारी रोजगार, भविष्य निधि अंशदान और भू राजस्व अभिलेखों से संबंधित बुनियादी अभिलेखों को ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो गया। अदालती आदेशों और उनके कार्यान्वयन अभिलेखों के साथ भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। अकेले 2005 में राज्य सरकार को अपने आदेशों का पालन न करने के लिए उच्च न्यायालय में 5,500 से ज्यादा अवमानना याचिकाओं का सामना करना पड़ा। वर्षा, बाढ़ और बजट चक्रों के बीच बेमेल, केंद्र और राज्यों का अप्रैल-मार्च का बजट चक्र हमेशा से ही वर्षा चक्रों के साथ असंगत रहा है। बिहार में ये स्थिति और भी विकट हो गई क्योंकि जून या जुलाई तक पूर्ण बजट स्वीकृत नहीं होता था। विभागों और संचालन एजेंसियों को वित्तीय वर्ष के अंत तक अपने वार्षिक बजट की जानकारी नहीं होती थी। इसके अलावा अनुमोदन के तुरंत बाद के अगस्त और सितंबर के महीने बिहार के वार्षिक वर्षा ऋतु के साथ मेल खाते हैं, जिसके कारण अक्सर अधिकांश सार्वजनिक इंजीनियरिंग कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं। राज्य सरकार के कार्यालयों में रिक्तियां, लालू प्रसाद यादव उच्च जातियों के आधिपत्य को तोड़ने के नारे के साथ सत्ता में आए, खासकर सरकारी कार्यालयों जैसे प्रभावशाली पदों पर। नई नियुक्तियां ज्यादातर उनके चुनावी गठबंधन के भीतर के समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षित थी। हालांकि ये जाति समूह ऐतिहासिक रूप से इतने वंचित थे कि पर्याप्त योग्यता वाले उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढना अक्सर असंभव होता था, यहां तक कि सबसे बुनियादी लिपिकीय पदों के लिए भी। ऐसे मामलों में पद रिक्त ही रहते थे। सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से मौजूद उच्च जाति के अधिकारियों के मामले में प्रक्रियाएं इतनी सीमित और राजनीतिक जांच इतनी कड़ी थी कि वे अपनी कलम भी नहीं चला पाते थे। लालू प्रसाद यादव की सरकार ने इसे कमजोर करने के लिए जानबूझकर व्यवस्थित लालफीताशाही का सहारा लिया। 1/3 से ज्यादा प्रमुख प्रशासनिक पदों, जैसे कि प्रखंड विकास अधिकारी और अंचल अधिकारी, पर कोई पूर्णकालिक अधिकारी नहीं थे। ये अधिकारी अपने अपने प्रखंड और अंचल क्षेत्रों में सभी विकास कार्यों और भूमि एवं राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दरअसल इन अधिकारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार संस्था बिहार लोक सेवा आयोग का खुद लंबे समय तक कोई अध्यक्ष नहीं था। ऐसे प्रमुख अधिकारियों की अनुपस्थिति समग्र सार्वजनिक सेवा वितरण में तुरंत परिलक्षित हुई। बिहार को सभी भारतीय राज्यों में सबसे कमजोर मानव विकास सूचकांक HDI संकेतक होने की बदनामी मिली। 1990 के दशक के दौरान बिहार का मानव विकास सूचकांक लगातार राष्ट्रीय औसत से कम 20% कम रहा। जानबूझकर की गई रिक्तियों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवा वितरण से जुड़े हर क्षेत्र तक फैला। स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बुरी स्थिति यह थी कि डॉक्टरों के 90% और पैरामेडिकल स्टाफ के 95% पद खाली रहे। 1996 और 2006 के बीच 90,000 स्वीकृत पदों के मुकाबले शिक्षकों की भर्ती की संख्या 30,000 थी। छात्र शिक्षक अनुपात, जो पहले से ही बिहार के लिए चिंता का विषय था, राष्ट्रीय मानक 40:1 के मुकाबले 90:1 से बढ़कर 122:1 हो गया था। पूरे कार्मिक मुद्दे के प्रति उदासीनता को निम्नलिखित घटना से समझा जा सकता है। भारत सरकार चाहती थी कि बिहार स्कूलों के लिए लापता शिक्षकों की भर्ती करे और अपनी प्रमुख योजना सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसका खर्च वहन करने को तैयार थी। राज्य सरकार ने अपने चुनावी आधार वाले क्षेत्रों से शिक्षकों की भर्ती करने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया। जब अदालतों ने इस कदम को खारिज कर दिया तो ये पद खाली रह गए। अक्सर ऐसे पदों के लिए चयन प्रक्रिया और पूरी भर्ती संस्थाएं विवादों में घिरी रहती थीं। किसी विशेष पद के लिए अधिसूचना जारी होने और उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने में औसतन कई साल लग जाते थे। कॉलेज निर्धारित 3 वर्षों में छात्रों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम बमुश्किल पूरा कर पाते थे।
परीक्षाओं का स्थगित होना, पेपर लीक होना और परिणामों में विसंगतियां इतनी आम थी कि लोगों को इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सबसे जबरदस्त और प्रत्यक्ष दुरुपयोग तब देखने को मिला जब लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने प्रवेश परीक्षा में असफल होने के बाद भी टिस्को कोटे के तहत जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट हासिल कर ली। टिस्को कोटा टाटा कर्मचारियों के बच्चों के लिए था, जिनके लिए न तो लालू और न ही राबड़ी देवी पात्र थे। बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मीसा भारती को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने स्त्री रोग में एमबीबीएस परीक्षा में विशिष्टता के साथ टॉप किया, जबकि उनकी मां बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी। हालांकि मीसा ने अपने जीवन में एक दिन भी चिकित्सा का अभ्यास नहीं किया। कुछ साल बाद परिवार ने अपनी छोटी बेटी रोहिणी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने के लिए उसी टिस्को का रास्ता अपनाया। बुनियादी ढांचा लालू के शासन के दौरान कुछ अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा पदों और विभागों में रिक्तियों को देखकर बुनियादी ढांचे की विफलता की गंभीरता को समझा जा सकता है। इंजीनियरिंग विभाग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। दो प्रमुख इंजीनियरिंग विभागों, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और सड़क निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पद लंबे समय तक खाली रहे। इन्हीं दो विभागों में 15 मुख्य अभियंता पद और 91 स्वीकृत अधीक्षण अभियंता पदों में से 81 पद भी रिक्त रहे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों या दरों की अनुसूची जैसे बुनियादी प्रोटोकॉल के अद्यतनीकरण की कमी ने सड़क निर्माण की स्थिति को और खराब कर दिया। कर्मियों, उपकरणों और रसायनों की कमी के कारण सड़क निर्माण विभाग का गुणवत्ता नियंत्रण विभाग निष्क्रिय था। 2006 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 81,655 किलोमीटर थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 4.4% और राज्य राजमार्ग केवल 3.9% थे। इसका मतलब था कि ज्यादातर सड़कें पक्की या कच्ची थीं और उनकी स्थिति बारिश पर निर्भर करती थी। इसका मतलब था कि 1990 के दशक में सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच भी डामर वाली, बिना क्षतिग्रस्त सड़कें दुर्लभ थीं। पटना और उत्तरी बिहार के व्यावसायिक केंद्र पटना से केवल 75 किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी मुजफ्फरपुर पहुंचने में लगभग बिना गड्ढों वाली सड़कों से होकर 4 घंटे लगते थे। गांव की सड़कें या यहां तक कि जिला सड़कें भी धूल भरे रास्तों पर बिखरे कंक्रीट के टुकड़े मात्र थीं। बरसात के मौसम में यह और भी बदतर हो जाता था, जब 4 पहिया वाहन मुश्किल से ही इनसे गुजर पाते थे। इस दौरान एक आम नजारा ये था कि लोग कीचड़ और कीचड़ में फंसे अपने वाहन का पहिया निकालने की पूरी कोशिश करते थे। सामूहिक पलायन। 13 नवंबर 2004 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 5 महिलाओं की मौत हो गई और कम से कम 10 अन्य घायल हो गए, जब लोग छठ पर्व के लिए घर लौटने के लिए पटना जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हालांकि यह ऐसी भगदड़ की श्रृंखला का न तो पहला और न ही आखिरी था। सूर्य को अर्घ्य देने का पर्व छठ बिहारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार के दौरान किसी भी बिहारी को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से छठ से पहले के सप्ताह में ट्रेनों, हवाई जहाजों, बसों और परिवहन के हर साधन में भारी भीड़ होती है। सरकार दर्जनों विशेष ट्रेनें और हजारों अतिरिक्त डिब्बे चलाती है, लेकिन ये भी लाखों यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बिहारियों को प्लेटफार्मों पर भीड़ लगाए देखा जा सकता है, जो निर्धारित प्रस्थान समय से 12 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। ट्रेनों के आगमन पर एक आम दृश्य ये होता है कि हजारों लोग धक्का मुक्की करते हैं, डिब्बे में हर संभव जगह ठूसने की कोशिश करते हैं, बच्चों और सामान को आपातकालीन खिड़कियों से ठूसते हैं। ये दृश्य बिहार और उसके लोगों की दुर्दशा का स्पष्ट संकेत है। भारत के लगभग हर शहर में जहां कोई न कोई रोजगार है, वहां कुछ बिहारी जरूर होंगे। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि कई बिहारी न केवल पंजाब के खेतों और मुंबई दिल्ली के कारखानों में, बल्कि लद्दाख के हाईवे ढाबों, दक्षिण भारत के अनजान शहरों की हार्डवेयर की दुकानों, मुन्नार के होटलों और सुदूर पूर्वी शिलोंग के ऑटो रिक्शा चालकों के रूप में भी काम कर रहे हैं। वे सुरक्षा गार्ड, चपरासी, सफाई कर्मचारी, निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक और हर संभव नौकरी के क्षेत्र में काम करते हैं। नेपाल में भी सीमावर्ती उत्तरी जिलों से हजारों बिहारी हैं। यहाँ तक कि नेपाली भी उन्हें नीची नजर से देखते हैं। वहाँ का भारतीय वाणिज्य दूतावास या उच्चायोग उनका बचाव करने के लिए आगे नहीं आता, बल्कि यूं कहें कि उनका कोई वजूद ही नहीं है। संक्षेप में, बिहारियों का वहाँ शायद ही स्वागत हो, फिर भी वे जाना चुनते हैं। वजह बिल्कुल साफ है, जिंदगी गुजारना, किसी भी तरह की नौकरी पाना, न्यूनतम मजदूरी कमाना और घर भेजने के लिए कुछ हजार रुपये बचाना, परिवार के 5 अन्य सदस्यों के साथ आधा एकड़ खेत में काम करने से बेहतर है।
हालांकि बिहार से बड़े पैमाने पर पलायन 1990 के दशक में शुरू हुआ कोई घटनाक्रम नहीं है। बिहार से पलायन की पहली लहर हरित क्रांति के दौरान आई थी, जब बिहार के मजदूर उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा में खेतों में काम करने गए थे। ये मजदूर, जिन्हें जमींदार नीची नजर से देखते थे और अक्सर भैया कहकर संबोधित करते थे, जो बिहार में किसी भी बुजुर्ग का अभिवादन करने का एक आम तरीका था, एक सस्ता विकल्प थे और हरित क्रांति को गति देने में मददगार साबित हुए। यह मान लिया गया था कि बिहारी मजदूर सबसे खराब कामकाजी परिस्थितियों में भी ढल जाएंगे। उन्हें स्थानीय लोगों की तुलना में बहुत कम मजदूरी दी जा सकती थी और बेईमान टिकट संग्रहकर्ताओं द्वारा उन्हें मवेशियों की तरह किसानों को बेचा और खरीदा जा सकता था। 1990 के दशक में खराब शासन और कानून व्यवस्था की बदहाली ने इस घटनाक्रम को और बढ़ा दिया। 2001 में बिहार से पलायन दर 1991 की तुलना में 200% से भी ज्यादा थी। इसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों में औसत वृद्धि केवल 21.5% थी। इसके अलावा खराब कानून व्यवस्था, साथ ही जबरन वसूली और अपहरण की नियमित धमकियों के कारण व्यापारियों और अन्य पेशेवरों का बिहार से पलायन हुआ और इस प्रकार पूंजी बिहार से पलायन हुआ। उत्तरी बिहार में हर साल आने वाली कोसी बाढ़ ने आर्थिक गिरावट को और बढ़ा दिया। व्यापारिक पलायन और बढ़ती बेरोजगारी के कारण बड़े पैमाने पर खेतिहर मजदूरों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं का देश के अन्य हिस्सों में पलायन हुआ। उदारीकरण ने रोजगार के निचले स्तर पर अवसर पैदा किए थे, जिन्हें बिहारी प्रवासी किसी भी कीमत पर, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हासिल करने के लिए बेताब थे। हालांकि ये मुश्किलें सिर्फ आर्थिक नहीं थीं। बिहारी मजदूरों और छात्रों को देश भर में गंभीर विदेशी विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ा। इनमें सबसे उल्लेखनीय महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ हिंसा और असम में बिहारी मजदूरों का नरसंहार था। महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्य रूप से शिवसेना और उसके ज्यादा उग्रवादी गुट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया था। 2003 में शिवसेना ने आरोप लगाया कि रेलवे परीक्षाओं में 90% सफल उम्मीदवार बिहार से थे और 500 महाराष्ट्रियन उम्मीदवारों में से केवल 10 ही सफल हुए। राज्य में मात्र 2200 रेलवे नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे 6,50,000 उम्मीदवारों में गैर महाराष्ट्रियों की भारी संख्या होने के विरोध में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एक रेलवे भर्ती कार्यालय में तोड़फोड़ की। 2000 के दशक की शुरुआत में असम और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी बिहारी विरोधी भावना की ऐसी ही लहर उठी थी। बिहारी मजदूर हमेशा से उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के उग्रवादियों और स्थानीय लोगों के निशाने पर रहे हैं, जिन्हें डर था कि बिहारी स्थानीय संस्कृति और भाषा पर हावी हो जाएंगे और अंततः उसे नष्ट कर देंगे। 2000 और 2003 में इस विदेशी द्वेष के कारण असम में लगभग 200 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई थी। अरुण के करण ने इस प्रवास का विश्लेषण करते हुए अपने शोधपत्र में निष्कर्ष निकाला है कि पिछली सहस्राब्दी के अंतिम 2 दशकों में बिहारी प्रवास की तीव्रता और प्रकृति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रवास का अनुपात लगभग दोगुना हो गया है, जबकि इसकी प्रकृति अल्पकालिक से दीर्घकालिक प्रवास में बदल गई है। 1980 के दशक के आरंभ में लगभग 90% प्रवास मौसमी था, जो फसल के मौसम में घर लौटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि नई सहस्राब्दी की शुरुआत तक दीर्घकालिक और मौसमी प्रवासियों की संख्या लगभग बराबर हो गई। ये प्रवास विभिन्न जातियों और वर्गों में हुआ, संभवतः अलग अलग प्रेरणाओं के साथ। कमजोर उच्च जाति के लोगों ने अन्यत्र काम करना पसंद किया क्योंकि मौजूदा जातिगत वर्जनाओं ने उन्हें अपने गांवों में छोटा मोटा या शारीरिक श्रम करने से रोक दिया था। निचली जातियां अपने गांवों में जातिगत भेदभाव और शोषण के चंगुल से मुक्त होने के लिए प्रवास करती थीं। करण आगे बताते हैं कि प्रवास की प्रकृति भी ग्रामीण से ग्रामीण और फिर शहरी में बदल गई। 1980 के दशक में प्रवास का गंतव्य आमतौर पर पंजाब और हरियाणा के कृषि क्षेत्र थे, लेकिन सहस्राब्दी के अंत तक ये दिल्ली जैसे शहरी गंतव्यों की ओर स्थानांतरित हो गया। इन नए गंतव्यों में व्यवसायों के कारण प्रवासियों को पहले के मौसमी प्रवास के विपरीत लंबे समय तक रुकना पड़ता था। घर पर रहने वाले परिवार इन प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन पर बहुत अधिक निर्भर थे। ये प्रवासियों के परिवारों की कुल घरेलू आय का लगभग 1/3 हिस्सा था। जैसा कि अपेक्षित था, भूमिहीन और निम्न जातियों के लिए कुल घरेलू आय में धन का योगदान तुलनात्मक रूप से अधिक था। प्रतिभा पलायन। हालांकि इस अवधि के दौरान या अब भी बिहारियों ने केवल छोटी मोटी नौकरियों के लिए ही प्रवास नहीं किया था। उनमें से कई बेहतर जीवन स्तर जैसे कारणों से प्रवास करते थे, जिसमें अक्सर बेहतर शिक्षा के अवसर भी शामिल होते थे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, खासकर उच्च शिक्षा, एक मजाक बनकर रह गई थी। 1990 के दशक में ज्यादातर बीमारू राज्यों को संसाधनों और धन की कमी से ही नहीं,
बल्कि उससे भी ज्यादा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 1998 में प्रकाशित एक लेख में बताया गया था कि लगभग 4000 विश्वविद्यालय शिक्षक, जिन्हें प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था, ऐसे कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिए गए जो आवश्यक शैक्षणिक मानकों को पूरा नहीं करते थे। इनमें से कई शिक्षकों को अनुचित चयन प्रक्रियाओं के जरिए व्याख्याता नियुक्त किया गया और बाद में पदोन्नत कर दिया गया, जबकि उनके पास न्यूनतम मास्टर डिग्री भी नहीं थी। बुनियादी ढांचे के मामले में ये कॉलेज मवेशियों के बाड़े से कम नहीं थे, जहां पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थीं। इन संस्थानों पर बिहार के शिक्षा माफिया का कब्जा था, जिनमें नरसिंह राव सरकार में मंत्री रहे राम लखन सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र जैसे लोग शामिल थे। लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने पर शिक्षा माफिया से निपटने की कसम खाई थी, ऐसे घोटालेबाजों के सबसे बड़े संरक्षक बन गए, जिनमें से एक उनके करीबी सहयोगी रंजन यादव भी थे। इनमें से कई लोग लालू सरकार में मंत्री पदों पर थे, कुछ उनके करीबी दोस्त, राजनीतिक दलाल या पार्टी के वफादार सदस्य थे। बिहार में बढ़ती, हालांकि धीमी, साक्षरता दर और उच्च शिक्षा की निरंतर खराब स्थिति के कारण कई छात्र उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली और कलकत्ता की ओर रुख करने लगे। दिल्ली न केवल अपनी भाषा दक्षता के कारण, बल्कि फलते फूलते कोचिंग उद्योग के कारण भी दोनों में से ज्यादा पसंदीदा विकल्प बन गया। दिल्ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और पेशेवर डिग्री प्रदान करने वाले कई कॉलेजों सहित कई विकल्प भी पेश किए। अपनी खराब शिक्षा और रोजगार की स्थिति के अलावा बिहार के पास अपने युवाओं को देने के लिए बहुत कम था। राज्य में अराजकता और सत्ता के शासन ने महत्वाकांक्षी और युवा आबादी के लिए एक मजबूत आकर्षण पैदा किया, जो अपने भाग्य पर हार मानने को तैयार नहीं थे। आज भी राज्य के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में सिविल सेवकों को भगवान माना जाता है और कई फैसले, जैसे वे तब थे, पूरी तरह से मोटी, गंदी फाइलों पर उनके नाजुक हस्ताक्षरों पर निर्भर करते हैं। इसने युवाओं के एक बड़े वर्ग को दूसरी तरफ जाने के लिए जो भी त्याग करना पड़े, करने के लिए प्रेरित किया। सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा की तैयारी के केंद्र के रूप में दिल्ली ने बड़ी संख्या में इन युवाओं को आकर्षित किया। एक बार बार दोहराई जाने वाली कहावत, जहां कहीं और बच्चे ABC सीखना शुरू करते हैं, वहीं बिहार में बच्चों को UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, पढ़ाया जाता है, राज्य में IAS अधिकारी बनने के जुनून को उजागर करती है। हालांकि प्रवास के उद्देश्यों या गंतव्यों में अंतर के कारण बिहारियों को गालियों और अपमान से कोई राहत नहीं मिली। बिहारी छात्रों को अक्सर उनके उच्चारण से पहचाना जाता था और उन्हें उपहासपूर्वक हैरी या हरिया कहा जाता था। किसी को नीचा दिखाने का एक आम तरीका चिल्लाना था, ओए बिहारी है क्या? अरे क्या तुम बिहारी हो? लेकिन ये भी उन लाखों बिहारी छात्रों को नहीं रोक पाया जो बेहतर संभावनाओं की तलाश में हर साल दिल्ली के नॉर्थ कैंपस और मुखर्जी नगर इलाकों में आते थे। बिहार का विभाजन बिहार की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका 2000 में लगा, जब इसके खनिज समृद्ध दक्षिणी क्षेत्र को अलग कर एक नए स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। छोटा नागपुर, जो वर्तमान झारखंड को काफी हद तक परिभाषित करता है, कभी बिहार का हृदय माना जाता था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने इस अत्यधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र को भारत के शेफील्ड में बदलने का सपना देखा था। भारी उद्योग आधारित विकास के नेहरू के दृष्टिकोण और श्री कृष्ण सिंह की पहलों ने इस क्षेत्र में रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, बोकारो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल संयंत्र और सिंदरी में उर्वरक कारखाने जैसे प्रमुख उद्योगों की स्थापना में मदद की। इस क्षेत्र को उचित महत्व देने के लिए छोटा नागपुर के सबसे बड़े शहर रांची को बिहार की शीतकालीन राजधानी घोषित किया गया था। पूरा राज्य मंत्रिमंडल हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच रांची स्थानांतरित होता था। हालांकि बाद की सरकारों के सत्ता में आने के बाद ये प्रथा बंद कर दी गई। इससे इस क्षेत्र की धीरे धीरे उपेक्षा हुई, या कम से कम इस क्षेत्र के मूल निवासियों के बीच इसकी धारणा बढ़ती गई। अलगाव की इस भावना ने धीरे धीरे एक अलग राज्य की मांग को बल दिया। वास्तव में एक अलग राज्य की मांग बिहार के गठन के समय से ही चली आ रही थी, हालांकि धीमी गति से। 1911 में जब बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था, तब भी आबादी के कुछ वर्ग, खासकर आदिवासी, खुद को इस क्षेत्र के आसपास के किसी भी मौजूदा राजनीतिक राज्य से संस्कृति में बिल्कुल अलग मानते थे। ये आदिवासी, जो ज्यादातर बिहार के दक्षिणी इलाकों और बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहते थे, लंबे समय से अपने लिए एक अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे। हालांकि पहली औपचारिक पहल झारखंड पार्टी ने की, जिसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे।
1955 में उन्होंने राज्य पुनर्गठन समिति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे नए राज्यों की मांग की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें झारखंड राज्य के निर्माण की वकालत की गई थी। हालांकि इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि इस क्षेत्र में कई भाषाएं हैं और कोई संपर्क भाषा नहीं है, आदिवासी बहुसंख्यक नहीं है और इस अलगाव का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 1970 के दशक में एक राजनीतिक संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने इस मांग को जोरदार तरीके से फिर से उठाया। इस संगठन का गठन 1973 में धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. रॉय द्वारा एक विशाल रैली में किया गया था। सोरेन ने एक बेहद ऊर्जावान आदिवासी नेता के रूप में अभी मंच संभाला था। वे जमीनी स्तर से अच्छी तरह जुड़े हुए थे और आदिवासी समाज में सुधार लाना चाहते थे। हालांकि तीनों जल्द ही अलग हो गए और अलग अलग रास्ते अपना लिए, लेकिन अलग अलग मंचों पर अलग राज्य के लिए अपनी आवाज उठाते रहे। 1986 में जेएमएम में एक और विभाजन के बाद सशस्त्र विद्रोह के समर्थक निर्मल महतो ने अखिल असम छात्र संघ की तर्ज पर अखिल छात्र झारखंड संघ (एएसजेयू) का गठन किया। हालांकि इस आंदोलन को असली गति 1980 के दशक के मध्य में मिली, जब भाजपा और कांग्रेस ने भी इस मांग की लोकलुभावनता को समझते हुए इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। ये झामुमो की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने और क्षेत्र के मतदाताओं के बीच अपना आधार स्थापित करने के लिए था। 1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में झामुमो ने 19 सीटें जीती और राज्य सरकार का हिस्सा बन गया। लालू ने अपनी अल्पमत सरकार बचाने के लिए आदिवासी विधायकों से अलग राज्य का वादा किया। यहीं से एक अलग राज्य एक अपरिहार्य अगला पड़ाव लगने लगा। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद (जेएसी) को कृषि, जन स्वास्थ्य और खनिज सहित 40 विषयों में स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक विधेयक 1994 में बिहार विधानसभा में पारित किया गया था। परिषद को इन विषयों पर राज्य सरकार के माध्यम से विधानसभा को कानून बनाने की सिफारिश करने और उप नियम और विनियम बनाने का अधिकार दिया गया था। हालांकि यह अलग राज्य की आकांक्षाओं को शांत नहीं कर सका। जहां राज्य सरकार अलग राज्य के मुद्दे पर टालमटोल करती रही, वही स्थिति तब और बिगड़ गई जब 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखते हुए एक विधेयक भेजा। तलवारें खींच गईं। लालू ने घोषणा की कि बिहार का विभाजन उनकी लाश पर होगा। लेकिन राज्य की अन्य सभी प्रमुख पार्टियां जैसे भाजपा, झामुमो, आजसू और कांग्रेस इस मुद्दे पर एकजुट हो गई और अलग राज्य के गठन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 21 सितंबर 1998 को, जिस दिन बिहार विधानसभा में अलग राज्य का विधेयक पेश किया गया, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पहले माटी फिर पार्टी का नारा हर जगह गूंज उठा। 2000 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए राजद को कांग्रेस के समर्थन की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उसे अंततः इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य बनाया गया। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये दिन आदिवासी नेता और लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती भी थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह करने वालों में से एक थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से क्रमशः उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ नामक 2 अन्य छोटे राज्यों का भी उसी दिन गठन हुआ। झारखंड राज्य ने न केवल अविभाजित बिहार के लगभग 45% भूभाग को छीन लिया, बल्कि राज्य के संपूर्ण आर्थिक ढांचे को ही बदल दिया। बिहार के खनिज भंडार और उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा झारखंड में चला गया, जिससे बिहार पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हो गया। कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन जैसे उद्योग पूरी तरह से झारखंड के खाते में चले गए। बिहार के पास केवल खाद्यान्न, तंबाकू, चमड़ा और कुछ अधात्विक खनिज उत्पाद ही बचे, जो बिहार में पाए जाते थे। जमीनी लोकतंत्र का पतन बिहार में 2001 के पंचायत चुनाव 23 साल के अंतराल के बाद हुए थे। कर्पूरी ठाकुर ने आखिरी बार 1978 में राज्य में पंचायत चुनावों को प्रभावित किया था। हालांकि 1983 में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकारें अध्यादेशों के माध्यम से हर 6 महीने में मुखियाओं और प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाती रही। राज्य ने अध्यादेशों के माध्यम से विकेंद्रीकरण के इस मॉडल को लगभग 18 वर्षों तक जारी रखा। इस अवधि के दौरान कई मुखिया वृद्ध हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनमें से कई की जगह नए मुखियाओं को नियुक्त किया गया, जिन्हें पंचायत निदेशालय पटना द्वारा नामित किया गया। विभाग के एक उप निदेशक, जो मूल रूप से पंचायत चुनावों के प्रभारी थे, को नए मुखियाओं को नामित करने के कार्य के लिए समर्पित किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य विधान परिषद, बिहार विधानसभा का ऊपरी सदन की सीटें
जिन्हें पंचायत और नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से भरा जाना था, रिक्त रही। 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया और पंचायतों के चुनाव हर 5 साल में अनिवार्य कर दिए। हालांकि लालू ने जल्दी ही एक राज्य पंचायती अधिनियम पारित कर दिया, जैसा कि अनिवार्य कर दिया गया था। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) पर सरकार के नियंत्रण को बनाए रखने के लिए अधिनियम में कड़े प्रावधान करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लालू पटना से आगे शक्तियों के हस्तांतरण में रुचि नहीं रखते थे और तमाम सतही राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वो इंदिरा गांधी की जनमत संग्रह की राजनीति में विश्वास करते थे। इसका मतलब था कि उनकी पार्टी एक व्यक्ति का शो थी और सत्ता के हस्तांतरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर चुनौती देने वालों के उदय का जोखिम नहीं उठा सकती थी। लालू की पार्टी, पहले जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल, का वास्तव में कभी कोई जमीनी संगठन नहीं था। लालू अपनी पसंदीदा जातियों के नव धनी लोगों को, ज्यादातर संपन्न ओबीसी जातियों को, टेंडरों का प्रबंधन करने, ठेके हासिल करने और यहां तक कि बेहद चतुराई से धन की हेराफेरी करने की अनुमति देना पसंद करते थे। पहले ये भूमिका ऊंची जातियों के लोग निभाते थे। लालू के लिए उनका संगठन केवल स्वार्थी और बिचौलियों का एक समूह था, जो सत्ता के लाभों का फायदा उठाते थे और बदले में उनके प्रति वफादारी का वादा करते थे। यही सीधा मॉडल था जिसने लालू को 1995 और 2000 के बाद के विधानसभा चुनावों में जीत दिलाने में मदद की। पार्टी उनके करिश्मे पर निर्भर थी, न कि इसके विपरीत। एक संगठित और अनुशासित पार्टी संरचना के अभाव में लालू को डर था कि पंचायत चुनाव प्रांतीय नेतृत्व पैदा कर सकते हैं और उनके द्वारा इतनी सावधानी से बनाए गए पिछड़े गठबंधन को तोड़ सकते हैं। लालू के मतदाताओं के घटक, खासकर यादव और मुसलमान, कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ हो सकते थे और यह उनके चुनावी गठबंधन की स्थिरता के लिए हानिकारक होता। अधिक पारदर्शिता की संभावना प्रदान करते हुए पंचायत चुनाव राजनीतिक दलालों, राज्य के मंत्रियों और सिविल सेवकों के निहित स्वार्थों के भी विपरीत थे। इस प्रकार लालू ने बिहार में पंचायत चुनावों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि अप्रैल 2000 में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और राज्य में पंचायत चुनावों की शुरुआत हुई। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए बिहार राज्य चुनाव आयोग ने 6 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया। चुनाव के लिए नामांकन शुरू होते ही हिंसा की खबरें आने लगी। कई व्यापारियों और कारोबारियों का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया ताकि सरकारी पसंदीदा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के लिए मोटी फिरौती वसूली जा सके। विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने कथित तौर पर अपनी आशंकाएं व्यक्त की। ये राज्य में अब तक हुए सभी चुनावों में सबसे भयानक होगा। अपहरण, हत्याएं और हिंसा राज्य में नई नहीं थी, लेकिन गहन अध्ययन के अभाव में इन्हें चुनाव प्रक्रिया से जोड़ना मुश्किल हो गया। चुनाव संबंधी हिंसा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 129 लोगों की जान गई, जिनमें चुनाव पूर्व हिंसा में मारे गए 50 उम्मीदवार भी शामिल थे। 2001 के पंचायत चुनावों को निम्न ओबीसी के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा जा सकता है। कुल आबादी के लगभग 1/3 की ताकत और लालू द्वारा बार बार की गई बयानबाजी के बावजूद उन्हें लालू के शासन से उतना लाभ नहीं मिला जितना उच्च ओबीसी, यादव, कोयरी और कुर्मी को मिला था। निम्न ओबीसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति दलितों से बेहतर नहीं थी। दलितों को दी जाने वाली सुरक्षा से वंचितता के साथ उन्हें दोनों तरफ से भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी का 35% हिस्सा 100 से ज्यादा जातियों का था, जो संख्या के लिहाज से नगण्य थी। उनके बीच लालू जैसा कोई नेता भी नहीं था जो निम्न पिछड़ी जातियों की एकता बना सके। इसके चलते वे राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए और खोखले वादों का शिकार बन गए। 2001 के पंचायत चुनावों ने ये दिखा दिया कि वे अब उच्च पिछड़ों के लिए चुनावी चारा नहीं बने रहना चाहते। उन्होंने कई जगहों पर निम्न पिछड़ा वर्ग का गठबंधन बनाने की कोशिश की और हालांकि उनके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन सत्ता संरचना में उनकी उपस्थिति कम से कम ध्यान देने योग्य जरूर हुई। कई दलित उम्मीदवार भी चुने गए, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण बिहार, पहले मध्य बिहार के मैदानी इलाकों से थे। यही वो इलाका था जहां उन्हें सबसे ज्यादा जातिगत अत्याचारों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यही उनकी आबादी का घनत्व भी सबसे ज्यादा था, जहां गया, नवादा और औरंगाबाद शीर्ष 3 में शामिल थे।